Hello students, this is Archana Munjal teaching you food nutrition and dietetics as per CBSE syllabus. Today we are going to do Unit 1, Chapter 3, Nutrition and Infection. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का आपस में क्या संबंध है, इन्फेक्शन न्यूट्रिशनल स्टेटस को कैसे प्रभावित करती है और मैल न्यूट्रिशन कैसे इन्फेक्शन का कारण बनती है। साइकिल ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। मैल न्यूट्रिशन है कि जब आपकी डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो या फूड की ही डेफिशिएंसी हो या कमी हो या न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो, तो वो कंडीशन जो है वो आपकी हेल्थ के ऊपर असर करती है और वही हेल्थ के ऊपर असर होने की कंडीशन जो है उसे बोला जाता है मैल न्यूट्रिशन। और मैल न्यूट्रिशन जो है वो उसका असर इन्फेक्शन के ऊपर होता है और इन्फेक्शन का असर मैल न्यूट्रिशन पे होता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो अगर हमारी डाइट के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो इन्फेक्शन से लड़ने की हमारी शक्ति होती है या क्षमता होती है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। हमारी वो रोगों से लड़ने की क्षमता या इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। जब कोई बच्चा इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा होता है और साथ ही साथ उसे मैल न्यूट्रिशन भी हो जाए तो दोनों बीमारियां, इन्फेक्शन और मैल न्यूट्रिशन जो हैं वो उनकी नेचर या उनका बिहेवियर, जो असर वो बच्चे के ऊपर डालने वाली थी, वो बदल जाता है। जब दोनों ही इकट्ठे एक ही बच्चे में हो जाते हैं तो जो बच्चे का क्लिनिकल स्टेटस है यानी जो उसकी बीमारी की कंडीशन है वो ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। जैसे बच्चे में जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी की स्थिति है वो ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी और कई बार ये दोनों इकट्ठे होने से, इन्फेक्शन और मैल न्यूट्रिशन इकट्ठे होने से डेथ तक भी बच्चे की हो सकती है। इन्फेक्शन जो है वो मैल न्यूट्रिशन को जन्म देती है और मैल न्यूट्रिशन जो है वो भी इन्फेक्शन को बढ़ाने में अपना योगदान देती है और दोनों एक साथ अगर मिल जाएं तो परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इंटरेक्शन बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैल न्यूट्रिशन। इन्फेक्शन और मैल न्यूट्रिशन का आपस में जो संबंध है वो हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अंडर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, इनका संबंध टू वे है। इसका क्या मतलब है कि अगर अंडर न्यूट्रिशन है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है और अगर किसी में इन्फेक्शन है तो उसमें अंडर न्यूट्रिशन होने का चांस भी बढ़ जाता है। दोनों ही कंडीशंस में एक दूसरे को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। अब पहले हम समझेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन से इन्फेक्शन कैसे होता है। जब व्यक्ति के अंदर अंडर न्यूट्रिशन होती है यानी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसका इम्यून फंक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसकी जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो कम हो जाती है और रोगों से लड़ने की शक्ति जो है व्यक्ति दो तरह से लेता है। एक तो है जो कि उसको जन्म से मिलती है, इननेट जिसको बोलते हैं, और दूसरी जो है वो है एक्वायर्ड यानी न्यूट्रिशन से जो व्यक्ति इम्यूनिटी ग्रहण करता है, अच्छी न्यूट्रिएंट्स लेने से, अच्छी बैलेंस डाइट लेने से जो इम्यूनिटी व्यक्ति के अंदर आती है उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दोनों ही तरह की अगर इम्यूनिटी व्यक्ति के अंदर कम हो तो उसमें इन्फेक्शन को कैच करने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी लो होगी उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो व्यक्ति में अंडर न्यूट्रिशन पहले से थी, अब उसमें इन्फेक्शन भी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम समझेंगे कि इन्फेक्शन कैसे अंडर न्यूट्रिशन होने में मदद करती है। अगर व्यक्ति में इन्फेक्शन है, मान लो स्टमक की उसको इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन होने से उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है, प्रॉपरली नहीं हो पाती है न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन।
क्योंकि उसके जो गट की ल्यूमेन है, ल्यूमेन का मतलब है जो उसके स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, उनका जो अंदर का भाग है, उसका जो साइज है उसमें चेंज आ जाता है। और दूसरी चीज़ हो सकती है कि उसकी जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है, उसमें कोई इंजरी हो गई हो। इन दोनों कंडीशंस में व्यक्ति ज़्यादा खाना नहीं खा पाता है, या अगर वो खाना खाता है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से एब्जॉर्ब बॉडी नहीं कर पाती है। जब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं तो अंडर न्यूट्रिशन और ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, या अगर पहले से नहीं है तो अंडर न्यूट्रिशन डेवलप हो जाएगी। तो अंडर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। अंडर न्यूट्रिशन अगर होगी तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन होगी तो अंडर न्यूट्रिशन का चांस बढ़ जाएगा, और अगर दोनों हो जाएंगी तो वो एक दूसरे के जो असर है उसको ज़्यादा बढ़ा देती है। विशियस साइकिल ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। विशियस साइकिल का मतलब है किसी व्यक्ति में एक बीमारी अगर है तो उसके कारण एक और बीमारी हो जाना, और दूसरी बीमारी आने से पहले वाली बीमारी का ज़्यादा बिगड़ जाना विशियस साइकिल कहलाता है। मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का भी विशियस साइकिल है, कभी ना ख़त्म होने वाला एक साइकिल है, या जिसे कुचक्र बोलते हैं हिंदी में, वो है। जब व्यक्ति के अंदर मैल न्यूट्रिशन होती है, इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक होती है, यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से उसका वेट लॉस हो जाता है, उसके वेट में कमी आने लगती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या स्लो हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उसमें म्यूकोजल डैमेज हो जाता है। म्यूकोजल डैमेज का मतलब है जो हमारे बॉडी के पार्ट्स कुछ हैं, इनर पार्ट्स, जैसे स्टमक है, नोज़ है, माउथ है, इनके अंदर एक लाइनिंग होती है जिसे बोला जाता है म्यूकोजा। तो ये लाइनिंग डैमेज होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाने शुरू हो जाते हैं, इजी हो जाता है उनका जाना, और उसके कारण व्यक्ति के अंदर डिजीजेस होने लगती हैं। डिजीज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, वो ज़्यादा डिजीज से ग्रस्त हो सकता है, और वो जो डिजीजेस हैं उनकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा लंबे समय तक व्यक्ति बीमार रह सकता है, और बीमारी की सीवियरिटी भी ज़्यादा हो सकती है, उसका बीमारी का असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ये हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति के में भूख की कमी होने लगती है, भूख कम लगनी शुरू हो जाती है उसमें, और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने लग जाता है। जैसे कुछ बीमारियों में वॉमिटिंग्स होने लगती हैं, तो वॉमिटिंग से वाटर की कमी होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, तो इस तरह बीमारियों से न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी होने लगता है। व्यक्ति के अंदर मैल एब्जॉर्प्शन होने लग जाती है। मैल एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी चेंज आने लगता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल किस तरह से करता है, उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाता तो उनका लाभ भी वो ज़्यादा नहीं ले पाता है, और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो फिर ये साइकिल फिर से घूमने लगता है। जो व्यक्ति बीमार है उसमें दोबारा से, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का लॉस होने लगा, तो व्यक्ति का जो डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसमें फिर से कमी आ गई, यानी वो व्यक्ति और ज़्यादा मैल नरिश होने लग गया। फिर यही चक्कर दोबारा चलता जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन होने से व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, और जब इन्फेक्शन हो जाती है तो मैल न्यूट्रिशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, और मैल न्यूट्रिशन और ज़्यादा बिगड़ने से और डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे कि ये साइकिल चलता रहता है। तो हमें ये पता चला कि मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, इनमें आपस में जो संबंध है वो बड़ा विशियस
है, वो ना खत्म, कभी भी ना खत्म होने वाला एक रिलेशनशिप है। एक के होने से दूसरा हो जाता है, दूसरे के होने से पहले की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है, पहले की कंडीशन खराब होने से दूसरा और ज़्यादा बढ़ने लगता है। जब बच्चे में फूड की कमी हो या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो उसके कारण उसका वेट लॉस होता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, म्यूकोजा में इंजरी हो जाती है और आसानी से पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और जिसके कारण उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाती है। मेल न्यूट्रिशन को और ज़्यादा बढ़ाने में डायरिया, मेल एब्सॉर्प्शन, भूख की कमी हो जाना, यूरिन के अंदर नाइट्रोजन निकल जाना भी हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स का और भी ज़्यादा लॉस हो जाता है और उस लॉस के कारण बच्चे में जो डिफेंस मैकेनिज्म है या रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो और भी कम हो जाती है, जिसके कारण बच्चा और आसानी से इन्फेक्शन कैच कर सकता है। बहुत ज़्यादा जल्दी उसको इन्फेक्शंस हो सकती हैं, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शंस कैच कर लेता है तो उसकी डाइटरी इनटेक और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला साइकिल मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का चलता रहता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन मेल न्यूट्रिशन को बढ़ाती है और मेल न्यूट्रिशन के कारण इन्फेक्शन से बचने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ये जो दोनों का रिलेशन है मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का, इनको सिनर्जिज्म के द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। सिनर्जिज्म का मतलब है कि जब मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन दोनों एक साथ इकट्ठे किसी व्यक्ति में हो जाते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। जब किसी व्यक्ति में दोनों में से कोई एक बीमारी होगी, या मेल न्यूट्रिशन हो या इन्फेक्शन हो, तो जो उनका असर होगा उससे कहीं ज़्यादा बुरा प्रभाव उस पर तब पड़ता है जब दोनों एक साथ किसी व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं। तो अगर बच्चा अकेला मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा हो या अकेला इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा हो तो उसका इतना ज़्यादा बुरा प्रभाव उस पर नहीं शायद पड़ता, लेकिन जब वो दोनों चीज़ों से सफ़र करने लगता है, मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन से, तो उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। दोनों का असर मिलकर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट है, यानी दोनों का मिलकर जो इफ़ेक्ट है, वो हमारे देश में गरीब घरों में या गरीब समुदायों में चाइल्ड डेथ रेट को बढ़ाता है। हमारे जो गरीब घर हैं हमारे देहातों में या स्लम्स में, वहाँ पर बच्चा पहले ही उसका जो बर्थ का वेट है, बर्थ के टाइम जो उसका वेट होता है वो कम होता है। आमतौर पे ये 2.5 किलो से कम होता है, क्योंकि मदर में प्रेगनेंसी के दौरान डाइट की कमी होती है, उसे पूरा खाना नहीं मिल पाता है, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए बच्चे का वेट पहले से ही कम होता है। और उसके ऊपर जो बच्चा पैदा होता है तो वो लगभग 2 साल तक अकेला ब्रेस्ट फीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परिवार में गरीबी के कारण खाना अवेलेबल नहीं होता है, तो उससे उसमें मेल न्यूट्रिशन जो है वो और भी बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अर्थात जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके साथ कोई और चीज़ें भी खाने में दिया जाना डिले हो जाता है, जिसके कारण उनमें ग्रोथ फॉल्टरिंग ट्रिगर हो जाती है, शुरू हो जाती है। ग्रोथ फॉल्टरिंग का मतलब है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो जाना और उसके कारण उसके वेट का लॉस होना, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके अंदर मेल न्यूट्रिशन की बीमारी शुरू हो जाती है। हमारे देश में हमारे जो रूरल एरिया हैं, स्लम एरिया हैं, उनमें पुअर एनवायरनमेंट होता है, वातावरण पुअर होता है और वहाँ पर हाइजीन की भी कमी होती है,
जिसके कारण हमारे बच्चे बहुत तरह की इन्फेक्शंस को एक्सपोज कर जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां वो कैच कर सकते हैं, जैसे डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, सांस से संबंधित जो इन्फेक्शंस हैं, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होना, उनमें अस्थमा हो जाना, इस तरह की जो इन्फेक्शंस हैं वो कैच कर जाते हैं। और इन इन्फेक्शंस के कारण बच्चों में भूख कम लगनी शुरू हो जाती है, और जब भूख कम लगती है तो वो उनमें फूड इनटेक भी कम हो जाती है। जब फूड इनटेक कम होती है तो उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है। नाउ वी कम टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डाइटरी डेफिसिट एंड इन्फेक्शन। डाइटरी डेफिसिट का मतलब है डाइट में कमी होना या मैल न्यूट्रिशन होना। अब हम पढ़ेंगे कि बच्चे में मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन का आपस में जोड़कर या कुल इफेक्ट दोनों का इकट्ठे क्या होता है। जब बच्चे में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, मैल न्यूट्रिशन भी और इन्फेक्शन भी, तो उसकी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ, वो रिटार्ड होने लगती है, स्लो हो जाती है, जिसके कारण बच्चे में स्टंटिंग हो जाती है। स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे की हाइट या लेंथ उसकी एज के अनुसार शॉर्ट रह जाती है, कम रह जाती है। बच्चा अगर 5 साल का है तो जितनी उसकी हाइट नॉर्मली होनी चाहिए उससे उसकी हाइट कम रह जाएगी। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं स्टंटिंग वाले, वो स्टंटिंग का असर लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो बड़े होकर उनमें काम करने की जो शक्ति है, जो कैपेसिटी है, वो कम रहती है, और जिसके कारण वो बच्चे इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ज़्यादा नहीं हो पाते या ज़्यादा काम वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट हाइट। इफेक्ट ऑफ मैल न्यूट्रिशन ऑन इन्फेक्शन। अभी तक तो हम ये कुछ ना कुछ समझ चुके हैं कि मैल न्यूट्रिशन का इन्फेक्शन के ऊपर असर होता है। अब आगे देखेंगे कि किस प्रकार से मैल न्यूट्रिशन इन्फेक्शन को प्रभावित करती है। मैल न्यूट्रिशन का पहला जो प्रभाव है वो है व्यक्ति में इम्यूनिटी का लो हो जाना। इम्यूनिटी का मतलब है व्यक्ति के अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के अंदर जो कि उसे बीमारियों से बचाते हैं, और ये जो डिजीज़ फाइटिंग सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। डिफरेंट एंटीबॉडीज़ डिफरेंट बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं, और पर्याप्त मात्रा में इन एंटीबॉडीज़ का हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होना इम्यूनिटी कहलाता है। एक वेल नरिश्ड बच्चा या इंडिविजुअल इन्फेक्शन के लो रिस्क पे होता है, उसमें इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है, क्योंकि एक वेल नरिश्ड बॉडी के अंदर ये जो डिजीज़ फाइटिंग सब्सटेंसेस जिन्हें एंटीबॉडीज़ कहा जाता है वो पर्याप्त मात्रा में बन जाती हैं। जबकि मैल नरिश्ड बच्चे में या इंडिविजुअल में ये एंटीबॉडीज़ कम प्रोड्यूस हो पाती हैं, जिसके कारण जो बच्चा है उसकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस या रिस्क ज़्यादा होता है। मैल न्यूट्रिशन का प्रभाव हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पर पड़ता है। हमारी जो स्किन है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है और बाकी टिश्यूज़ जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने से रोकते हैं। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारी डाइट अच्छी है, बैलेंस्ड है, अगर चाइल्ड को सब न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं तो उसकी स्किन, म्यूकोजल मेम्ब्रेन और बाकी टिश्यूज़ हेल्दी होंगे और वो इन इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बैरियर का काम करेंगे जो कि उन्हें बॉडी के अंदर घुसने से रोकते हैं और जिसके कारण व्यक्ति में इन्फेक्शन नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ अगर व्यक्ति मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है तो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी ठीक से काम नहीं करता है, एब्सेंट होता है। वो अच्छी प्रकार से उसे बीमारियों से रोकने में सहायक नहीं हो पाता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बीमारियां फैलाने वाले जो एजेंट्स हैं, वायरस है या बैक्टीरिया है, ये एंटर कर जाते हैं
जब हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन अनहेल्दी होती है तो वो बहुत परमिएबल हो जाती है। परमिएबल का मतलब है जिसमें से चीज़ें दूसरी तरफ निकल सकती हैं, क्रॉस हो सकती हैं। तो ये बैक्टीरिया या जीवाणु कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है जिससे उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है और जिसके कारण व्यक्ति या बच्चा इन्फेक्शन आसानी से कैच कर लेता है। इन्फेक्शन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब हम समझेंगे कि इन्फेक्शन और न्यूट्रिशनल स्टेटस का आपस में क्या संबंध है और इन्फेक्शन का न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वो कितने न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सकती है उसकी बॉडी। अगर व्यक्ति हेल्दी है तो उसके न्यूट्रिएंट्स की जो यूटिलाइजेशन है वो भी अच्छी होगी, यानी किसी व्यक्ति के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा मौजूद है वो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस दर्शाता है। जब व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन होगी, चाहे वो इन्फेक्शन कितनी भी माइल्ड क्यों ना हो, उसका असर उस व्यक्ति के न्यूट्रिशनल स्टेटस पर पड़ेगा। इन्फेक्शन होने से न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो जाता है। अब हम ये समझने वाले हैं कि इन्फेक्शन होने से न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे लो होता है। पहली चीज़ है लॉस ऑफ एपेटाइट। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसकी एपेटाइट या भूख कम हो जाती है, उसे खाना खाने का मन नहीं करता है या वो खाने को टॉलरेट नहीं कर पाता है और इसलिए उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसके अलावा जब व्यक्ति में इन्फेक्शन होती है वो मेडिसिन लेता है, जैसे एंटीबायोटिक्स लेता है, तो उसकी भूख और भी ज़्यादा कम हो जाती है, उसका खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। ऐसी कंडीशन जब ज़्यादा लंबे समय तक चलती रहे तो व्यक्ति की फूड इनटेक कम हो जाएगी, जिसके कारण उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो जाएगा या लो हो जाएगा। इन्फेक्शन से न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होने का दूसरा कारण है अनफेवरेबल कल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारी कंट्री में कुछ इन्फेक्शन से जब सफ़र कर रहे होते हैं लोग, तो उन्हें कुछ फूड से वंचित कर दिया जाता है, उनसे कुछ फूड्स विड्रॉ कर लिए जाते हैं। ये माना जाता है कि इस इन्फेक्शन में ये नहीं खाना, इस इन्फेक्शन में ये नहीं खाना है। जैसे डायरिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर हो जाती हैं तो व्यक्ति को सॉलिड फूड या दूध देना अवॉइड कर दिया जाता है, उसके बदले उसे ब्लैंड या स्टार्ची फूड जैसे चावल इस तरह का फूड दिया जाता है, जिससे कि ये माना जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलेगा और व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसी डाइट्स जो होती हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी लो होती है, यानी वो हमारी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है और ये प्रैक्टिसेस जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं, खास करके तब जब इंडिविजुअल में इन्फेक्शन हो रही हो और उसकी फूड इनटेक पहले से ही कम हो चुकी हो इन्फेक्शन के कारण। तो इस तरह की जब भ्रांतियाँ होती हैं, इस तरह की जब सोच होती है, तो व्यक्ति की डाइट और भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उसकी क्वालिटी पुअर हो जाती है, जिसके कारण उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो जाता है। इन्फेक्शन का न्यूट्रिशनल स्टेटस पर प्रभाव पड़ने का या न्यूट्रिशनल स्टेटस लो होने का तीसरा कारण होता है डिक्रीज्ड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन्स के 3 फंक्शन होते हैं: फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना और प्रोपेल करना। प्रोपेल करने का मतलब है जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट करना बॉडी में से। ये तीनों काम होते हैं और इन्फेक्शन से ये तीनों फंक्शंस जो हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है।
हमारी बॉडी में एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, और इन्फेक्शन होने से इस एपिथेलियल मेम्ब्रेन में चेंजेस आ जाती हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। और जब मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है या एब्जॉर्प्शन कम होने शुरू हो जाती है तो उससे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी के कारण न्यूट्रिशनल स्टेटस लो हो जाता है। जैसे वो बच्चे जिनमें डायरिया हो, उन्हें उनकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें से प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन जो है वो 40% तक रिड्यूस हो जाती है, और जिन बच्चों में डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ हो उनमें जितनी वो विटामिन ए अपनी डाइट में लेते हैं उसकी सिर्फ 30 to 70% विटामिन ए एब्जॉर्ब होती है। तो पुअर एब्जॉर्प्शन के कारण न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके कारण व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस लो हो जाता है। वर्म या पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण भी पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस हो जाता है इंडिविजुअल का। कई प्रकार के वर्म्स या पैरासाइट इन्फेक्शंस व्यक्ति में रहते हैं, जैसे हुकवर्म, राउंडवर्म, अमीबा, जो कि व्यक्ति की इंटेस्टाइन्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये पूरी तरह से फूड के लिए इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर होते हैं। और इस तरह की जो वर्म्स होते हैं ये व्यक्ति के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें शेयर करने लगते हैं, और इनकी प्रेजेंस से चाइल्ड की ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ब्लड लॉस बहुत हो जाता है, उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिससे एनीमिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, और उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, यानी वो उसकी हाइट जो है वो कम रह जाती है। इन्फेक्शन और फीवर के कारण न्यूट्रिशनल स्टेटस लो होने का एक और कारण है न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाना, खास करके प्रोटीन का लॉस होना। इन्फेक्शन से प्रोटीन यूटिलाइज भी ज़्यादा होता है बॉडी की रिपेयर के लिए, और प्रोटीन एक्सक्रीट भी ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो जिससे कि प्रोटीन का लॉस हो जाता है और न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर हो जाता है। कुछ बीमारियों में डायरिया और डायसेंट्री भी हो जाती है, जिसके कारण प्रोटीन का लॉस 0.9 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे हो सकता है। टाइफाइड की कंडीशन में या और एक्यूट इन्फेक्शंस के कारण ये लॉस और भी ज़्यादा हो जाता है, और ये 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे तक भी हो सकता है। जब इतना लॉस हो रहा हो प्रोटीन्स का, तो इन्फेक्शन और फीवर के टाइम पर ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी हमें अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। नाउ वी रीच टू द कंक्लूजन ऑफ द होल चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमने ये समझा कि इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑलरेडी डाइट डेफिशिएंट हैं, यानी उनकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और वो मैल नरिश्ड हैं, और उसके साथ अगर उनमें इन्फेक्शन भी हो जाती है तो उन दोनों का एक साथ असर जो है वो उनके अलग अलग असर से कहीं ज़्यादा गंभीर होता है, और इन्फेक्शन का ओवरऑल असर न्यूट्रिशनल स्टेटस पर भी काफ़ी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि मैल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन आपस में बहुत ज़्यादा इनका रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये इंटर रिलेटेड हैं। अगर मैल न्यूट्रिशन होगी तो इन्फेक्शन होगी, अगर इन्फेक्शन होगी तो मैल न्यूट्रिशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये एक विशियस साइकिल है दोनों का रिलेशनशिप, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है।
बल्कि इसका असर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। That is all with this chapter. Hope you have understood the relationship of nutrition and infection and how they both affect each other. I'll be back with another chapter, Unit 1, Chapter 4, Methods of Cooking in my next class. Till then, take care and stay safe.